17वीं सदी का इंग्लैंड और 4 जनवरी 1643। कोहरे से ढके खेत, लकड़ी के घर और एक गांव जहां किसी को यह आभास नहीं था कि यह जन्म लेने वाला नन्हा बच्चा एक दिन विज्ञान से मानव सभ्यता की दिशा ही बदल देगा। यह बच्चा इतना कमजोर था कि दाई को यकीन ही नहीं था कि वह कुछ घंटे भी जीवित रहेगा। लेकिन गणित और विज्ञान में भूचाल आने वाला था ना, इसलिए यह बच्चा बड़ा हुआ। 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के वॉल्स्थॉप में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया आइजैक न्यूटन। न्यूटन का जन्म ही दुखों और परेशानियों के बीच हुआ था। उनके पिता जो एक किसान थे, उनका देहांत न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले ही हो गया था। उनकी मां हैना एस्कफ ने न्यूटन के जन्म के बाद दोबारा शादी कर ली और अपने नए पति के साथ दूसरे गांव को चली गई। छोटे आइजैक को उसकी नानी ने बड़ा किया। अकेलापन बच्चों को ही नहीं, बड़ों को भी तोड़ देता है। कई लोग अकेलेपन से टूट जाते हैं, पर न्यूटन के अकेलेपन ने उन्हें भीतर से तराश दिया। वे एक अंतर्मुखी और गहरी सोच रखने वाले लड़के बन गए। वे खिलौनों से खेलते नहीं थे, बल्कि उसे खोलकर देखने लगते कि आखिर उसके अंदर क्या है। न्यूटन अपने कमरे की दीवार पर सूरज की छाया से घड़ी बनाते और लकड़ी के टुकड़ों से पवनचक्की जैसी मशीन तैयार करते थे। न्यूटन का शरीर गांव की मिट्टी में तो रहता था, लेकिन उसका दिमाग तारों में खोया रहता। वे बचपन में पढ़ाई लिखाई में बहुत औसत किस्म के छात्र माने जाते थे। एक दिन स्कूल के सबसे होनहार छात्र ने, जो उनका सहपाठी भी था, उसने न्यूटन को इडियट यानी मूर्ख कह दिया, जिसे न्यूटन ने अपना अपमान समझा। इस अपमान ने न्यूटन के भीतर एक आग जगा दी। वे घर लौटे और अपनी कॉपी पर बड़े अक्षरों में लिखा कि मैं साबित करूंगा कि मैं ही सबसे आगे हूं। कुछ ही महीनों में न्यूटन ने पूरे विद्यालय में पहला स्थान प्राप्त किया। उस दिन से उन्होंने खुद को कभी न रुकने वाला विद्यार्थी बना लिया। 1661 में न्यूटन ने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। यहाँ ज्यादातर पढ़ाई अरस्तु के दर्शन पर आधारित होती थी। जैसे पहले यह पढ़ाया जाता था कि पृथ्वी बीच में है और सारे ग्रह उसी के चारों ओर घूमते हैं। न्यूटन को यह विचार उतना सही नहीं लगा। उन्होंने अरस्तु के दर्शन से आगे बढ़कर अपने खुद के प्रश्नों पर गौर करना शुरू कर दिया और गैलीलियो, कैप्लर, साथ ही रेने डेस्कार्टेस की सोच को पढ़ा। तीनों वैज्ञानिकों को पढ़कर न्यूटन ने यह जाना कि प्रकृति किसी अंधविश्वास और चमत्कार से नहीं, बल्कि गणितीय नियमों से चलती है। वे देर रात तक पढ़ते रहते थे और गणनाएं करते, रेखाएं खींचते रहते थे। वे भोजन करना अक्सर भूल जाते थे। उनके एक मित्र ने बाद में लिखा, न्यूटन के कमरे में किताबों से ज्यादा तो सवाल रहते थे। 1665 में इंग्लैंड प्लेग महामारी की चपेट में आ गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में छुट्टियां हो गईं। सबको घर जाने का आदेश दे दिया गया। न्यूटन भी अपने गांव वुल्स्थॉप वापस आ गए। वे अब 22 वर्ष के हो चुके थे, युवा, जिज्ञासु और विचारों से भरे हुए। लंदन महामारी से ठहरा हुआ था, पर न्यूटन का मन हवा से भी तेज चल रहा था। उन्होंने अपने छोटे से घर को लेबोरेटरी बना लिया। बाहर प्लेग से हर पल मौतें हो रही थी, पर न्यूटन के भीतर सोच का विस्फोट हो रहा था। एक दिन वे घर के बगीचे में बैठे हुए थे कि उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा। सेब का गिरना कोई नई बात नहीं थी, पहले भी गिरते रहे थे, पर उस दिन न्यूटन के दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह कौंध गया। यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? उनके मन में यह सवाल ठहर गया कि क्या कोई ऐसा बल है जो सेब को धरती की ओर खींचता है, और क्या वही बल, वही फोर्स चांद को भी उसकी ऑर्बिट में बांधे रखता है? यह सवाल इतना गहरा था कि इसने न्यूटन को हिला दिया। उन्होंने महसूस किया कि धरती और आकाश अलग नहीं है, दोनों पर एक ही नियम लागू होता है। यही वह पल था जहां से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के विचार का जन्म हुआ। यह घटना विलियम स्टुकली की किताब मेमोइर्स ऑफ सर आइजैक न्यूटन्स लाइफ में दर्ज हुई है, जहां उन्होंने लिखा, न्यूटन विचारशील अवस्था में बैठे थे जब उन्होंने एक सेब को गिरते हुए देखा, और उसी क्षण उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करना शुरू कर दिया। महामारी के इन 2 सालों में न्यूटन ने जितना काम किया उतना लोग जिंदगी भर नहीं कर पाते। उन्होंने कैलकुलस के मूल सिद्धांतों को खोजा, प्रकाश के स्वभाव पर बहुत से प्रयोग किए जो बाद में ऑप्टिक्स का आधार बनी,
और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का गणितीय प्लेटफॉर्म तैयार किया। उन्होंने प्रिज्म से प्रयोग किया और प्रिज्म के प्रयोग से उन्होंने देखा कि सफेद प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, बैगनी रंग से लाल रंग तक। उन्होंने लिखा, सूरज की रोशनी रंगीन है, इंद्रधनुष आकाश नहीं प्रकाश का हृदय है। न्यूटन ने 1668 में एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाई जो पहले की दूरबीनों से कहीं अधिक प्रभावी थी। वह दूर की चीजों को और साफ साफ दिखा सकती थी। इस टेलीस्कोप में उन्होंने लेंस का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उन्होंने लेंस की जगह दर्पण का इस्तेमाल किया था, जिससे प्रकाश बिखर न जाए। जब उन्होंने अपना बनाया हुआ यह टेलीस्कोप रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को दिखाया तो पूरा वैज्ञानिक समाज चकित रह गया। रॉयल सोसाइटी वही संस्था थी जिसमें न्यूटन को 1672 में सदस्यता मिली। उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का सदस्य बनाया गया और 1703 में वे इसके प्रेसिडेंट बने। फिर वे इस पद पर अपने अंतिम समय तक बने रहे। 1687 में न्यूटन ने अपनी सबसे महान पुस्तक लिखी, फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे दुनिया प्रिंसिपिया के नाम से जानती है। इस किताब में उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में हर गति, हर खिंचाव, हर परिवर्तन गणितीय नियमों से चलता है। उन्होंने 3 महान गति के नियम दिए, जड़त्व का नियम, बल का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उन्होंने प्रिंसिपिया में यह भी जोड़ा कि वही बल जो धरती पर सेब को गिराता है, वही बल ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे भी रखता है। न्यूटन द्वारा लिखी यह पुस्तक एक इंसानी दिमाग की महानतम रचनाओं में से एक मानी जाती है, क्योंकि इसने इंसान को यह समझ दी कि ब्रह्मांड कोई रहस्य नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित गणितीय तंत्र है। न्यूटन एक महान वैज्ञानिक होने के बावजूद भी मानवीय भावनाओं से टकराते रहते थे। न्यूटन के भीतर भावनाओं का तूफान था। वे बहुत गुस्सैल थे, बहुत संवेदनशील थे और अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं करते थे। उनके समकालीन वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक से उनका तीखा विवाद हुआ। वे न्यूटन के सीनियर थे और उस समय रॉयल सोसाइटी में प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते थे। हुक और न्यूटन का पहला टकराव लाइट और कलर थ्योरी पर हुआ। उन्होंने 1665 में अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में लिखा, प्रकाश तरंग है। न्यूटन ने कहा कि प्रकाश पार्टिकल है, यानी कण है। 1672 में जब उन्होंने रॉयल सोसाइटी में अपना न्यू थ्योरी ऑफ लाइट एंड कलर्स पेपर प्रस्तुत किया तो हुक ने तुरंत उसकी आलोचना की, कहा कि न्यूटन का सिद्धांत गलत है और अधूरा है। न्यूटन बहुत संवेदनशील स्वभाव के थे। उन्होंने आलोचना को पर्सनल अटैक समझा और हुक से तीखी बहस के बाद उन्होंने कई वर्षों तक सार्वजनिक रूप से कोई नया काम प्रकाशित नहीं किया। वे कहते थे कि उन्हें डिस्प्यूट विद हुक से बहुत थकान हो गई है। गॉटफ्राइड विल्हेम लीबनिज के साथ उनका सबसे प्रसिद्ध झगड़ा हुआ कैलकुलस पर। दोनों ने कैलकुलस की खोज का दावा किया। बहस तीखी थी, वैज्ञानिक दुनिया बंट गई। कुछ न्यूटन के साथ थे, कुछ लेबनीज के साथ। न्यूटन ने खुद को सिद्ध करने के लिए रॉयल सोसाइटी से जांच करवाई और अंततः लिबनीज को दोषी ठहराया गया। हालांकि आज दोनों को स्वतंत्र खोजकर्ता माना जाता है। 1696 में न्यूटन को एक नया दायित्व मिला, रॉयल मिंट का। यह ब्रिटेन के टकसाल का प्रमुख बनाया गया और उसके बाद उन्होंने नकली सिक्कों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। न्यूटन के समय का प्रशासन इतना सख्त था कि इतना सख्त प्रशासन शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। वे कहते थे कि अगर विज्ञान ने मुझे नियम सिखाए हैं तो न्यायप्रियता ने मुझे अनुशासन। उनकी ईमानदारी और दक्षता के कारण 1705 में क्वीन ने उन्हें सर की उपाधि दी और अब वे सर आइजैक न्यूटन बन गए। न्यूटन ने कभी शादी नहीं की, वे जीवन भर अकेले रहे। उनकी रुचि विज्ञान में, गणित में और दर्शन में तो थी ही, वे एक एल्केमिस्ट भी थे और धार्मिक फिलॉसफी में भी गहरी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने बाइबल और ब्रह्मांड के रहस्यों पर हजारों पन्ने लिखे। वे बहुत मेहनती थे, कई बार वे दिन रात बिना सोए प्रयोग करते रहते। उनका मानना था कि ब्रह्मांड के नियम खोजने की जिम्मेदारी मनुष्य की है। जीवन के आखिरी वर्षों में न्यूटन धीरे धीरे वैज्ञानिक कार्यों से दूर हो गए। वे लंदन में रहते थे, किताबें पढ़ते, चिंतन करते और कभी कभी अपने बनाए टेलीस्कोप से तारों को निहारते रहते। 31 मार्च 1727 को 84 वर्ष की आयु में सर आइजैक न्यूटन ने अंतिम सांस ली।
उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया। यह वही स्थान है जहां इंग्लैंड के राजाओं और रानियों को दफनाया जाता है। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें ऐसा रॉयल सम्मान मिला। आज भी जब कोई बच्चा देखता है और सोचता है कि गेंद नीचे गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती, तो वह न्यूटन का उत्तराधिकारी है। जो इंजीनियर पुल बनाते हैं तो वे न्यूटन के विचारों के वारिस हैं। जो खगोल शास्त्री ग्रहों की गति का हिसाब लगाते हैं, वे सब न्यूटन के विचारों के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा था, अगर मैंने दूर तक देखा है तो इसलिए क्योंकि मैं महान लोगों के कंधों पर खड़ा हूं। और एक और वाक्य जो उनके जीवन का सार है, मैं खुद को बस एक बच्चे की तरह समझता हूं जो समुंदर के किनारे खेल रहा है। कोई सुंदर सीपी पाता है तो खुश हो जाता है, जबकि सागर के रहस्य अभी भी अनदेखे हैं। आज एक न्यूटन की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता अचानक नहीं आती, वह जिज्ञासा से जन्म लेती है। एक अकेला बच्चा जिसने अपने दुख को सवालों में बदल दिया, सवालों के जवाब खोजे और दुनिया को समझने के लिए गणित में गणनाएं कर गया। न्यूटन का जीवन यह संदेश देता है कि प्रकृति भले चुप दिखाई पड़ती है, पर प्रश्न पूछने वालों को वही प्रकृति हर जवाब देती है। आप सवाल पूछेंगे तो प्रकृति जरूर जवाब देगी।